नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पृथ्वी के बारे में, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। सौर मंडल वाला टॉपिक आपका चल रहा था और उसी में मैंने, अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अक्षांश और देशांतर आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जाने जाते हैं। तो अक्षांश और देशांतर की देखिए हम बात कर रहे थे और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया 1884 में, और उसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का भी आपका निर्धारण किया गया। और ये जो सम्मेलन हुआ 1884 में, ये ध्यान रखना कहाँ पर हुआ, 1884 के अंदर जो मानक समय रेखा है इसको निर्धारण करने के लिए वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ध्यान रखना, इसी के तहत, इसी सम्मेलन के तहत यहाँ पर क्या निर्धारित किया गया, एक तो यहाँ पर जीएमटी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किया गया, और दूसरा यहीं पर निर्धारण किया गया किसका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का भी निर्धारण यहीं पर किया गया। तो ये हम कल बात कर चुके थे कि किस तरह से देशांतर और अक्षांश रेखाएं आपकी होती हैं। और हम अगर लास्ट में, अगर आपने देखा होगा, तो फिर हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय समय की। तो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समय निकाला जाता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर को हमने क्या मान लिया, जीएमटी मान लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मानक समय कहा जाता है, ग्रीनविच मानक समय। तो यही से मानक समय निकाला जाता है। इधर की तरफ पूर्व है, ईस्ट है, और इधर की तरफ क्या है, दूसरी तरफ इसके वेस्ट आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, या वेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी बन रही थी। ठीक है, तो जीएमटी से मैंने आपको बताया था, अगर हम 1-1 डिग्री अक्षांश के अंतराल पे अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो समय क्या होगा, प्लस होता जाएगा, और अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय माइनस होता चला जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में, आप लोगों में ये आ रहा होगा कि क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों हम इधर ही पश्चिम को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और पूरब में प्लस कर रहे हैं, उल्टा भी तो कर सकते थे। तो सिंपल सी बात है, ये सारा का सारा क्या है, गणितीय गणना के आधार पर किया गया है, मैथमेटिकल इसमें लगाया, मैथमेटिक्स लगाया गया है। पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है, अर्थ अपने एक्सिस पर हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और बच्चों, पूरा सूर्य कहाँ से निकलता है, सूर्य आपको पता है पूरब से निकलता है। तो सिंपल सी बात है, पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमेगी और सूर्य की किरणें पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी। और जब भी विपरीत दिशा में 2 नावें जाती हैं तो उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। या विपरीत दिशा में 2 ट्रेनें आपस में गुजरती है तो उसकी गति को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और एक ही दिशा में जाती है तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो इधर से अगर पूरब की ओर जाते हैं तो समय प्लस होगा, और जीएमटी से अगर हम पश्चिमी देशांतर पर जाते हैं तो समय आपका माइनस होता चला जाएगा। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां से आप प्रश्नों को अगर हल करना सीख गए तो इसका मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय समय निकालना भी आसानी से जान जाएंगे। सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि, क्वेश्चन देखिए सीधा आता है, यदि जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, तो भारत में क्या समय होगा, भारत में क्या समय होगा। सीधा प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि अगर ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है तो भारत में कितना समय होगा उस समय। तो सिंपल सी बात है,
एक रेखा ऐसे खींच लीजिए, एक लाइन यहाँ खींच लीजिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये क्या है, जीएमटी है। इधर की तरफ पूर्व है और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है। अगर आपको ये याद है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है, इसीलिए इस क्वेश्चन में वो नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है। तो आपको पता होगा कि भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पर मानी गई है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय रेखा है और कह रहा है कि जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे का समय है। तो यहां पर भारत में क्या समय होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको देखिए, वैसे तो आपको रटा हुआ होगा कि जीएमटी से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है, सब लोग जानते हैं कितने आगे हैं, 5.5 घंटे आगे पड़ता है। लेकिन यहां पर आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको इतना तो पता है कि 1 डिग्री का भी अगर अंतर आता है तो कितने मिनट का अंतर आ जाएगा, 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। और ये कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर है। तो 82 को 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 328 मिनट आपका आ जाएगा। और आधे डिग्री को 4 से गुणा कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा। कुल कितना मिनट का अंतर आ गया, 330 मिनट का अंतर आ गया। ठीक है, और 330 मिनट के अंतर का मतलब क्या होता है, 330 को 60 से भाग दे दीजिए तो ये घंटे में परिवर्तित हो जाएगा, तो 6×5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर आएगा। और मैंने आपको बताया था कि जीएमटी से अगर हम कहाँ जाते हैं, पूर्वी अक्षांश पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, जुड़ जाता है। और यहाँ से हम इधर जाएंगे तो समय क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ 12 बजे हैं और 12 में हम 5:30 जोड़ देंगे तो यहाँ समय कितना हो जाएगा, शाम के 5:30 बजे का समय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये भारतीय मानक समय दे रखा है, आपको इसके बारे में रटा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपसे हर बार यही पूछा जाए, कोई भी देशांतर आपसे पूछ सकते हैं। बस आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा और अक्सर पूछा भी जाता है। मैं प्रैक्टिस पे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो उसमें आरएएस में ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं इसी तरह से। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर कोई पश्चिमी देशांतर की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, समय घटाना है। और अगर पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है तो समय आपको क्या करना है, बढ़ाना है। और 1 डिग्री का अंतर कितना है, 4 मिनट है, या 15 डिग्री का मतलब कितना है, 1 घंटे है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। और क्लियर हो गया होगा तो आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आप बैठ के सॉल्व करिए आराम से। क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो न्यूयॉर्क शहर में क्या समय होगा। यदि न्यूयॉर्क शहर में क्या समय होगा, यदि वह 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, पश्चिमी देशांतर पर स्थित है।
ये प्रश्न आपका पूछा जाए। तो यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो न्यूयॉर्क शहर में क्या समय होगा यदि वह 74 डिग्री वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड पर स्थित है। और इसमें आंसर आपको दिए जाएंगे, 7:04 सुबह शाम के 7:04 मॉर्निंग के, ठीक है, 4:56 सुबह के और 4:56 शाम के। ये ऑप्शन अगर आपको दिए जाएं तो इसका क्या आंसर होगा, इसको आप आराम से सॉल्व करिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने कराया है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए आराम से। अब देखिए, बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय समय की, ठीक है, और ग्रीनविच रेखा की। तो मैंने बताया था कि ग्रीनविच रेखा से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हालांकि हम महाद्वीपों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब भी इस बात को जानेंगे। तो देखिए, हम बात करें, अगर हम बात करें ग्रीनविच रेखा की, तो देखिए यहाँ से ये इंग्लैंड है आपका, यहाँ पर क्या पड़ता है इंग्लैंड। तो इसको यहाँ से गुजारा गया है, इस तरह से इसको गुजारा गया है, यहाँ से गुजरती है ये लाइन इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से गुजरती है और उसके बाद हम बात करें दूसरी लाइन की, तो लगभग यहाँ से गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा। इस तरह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो मैंने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, यहाँ से आपकी ग्रीनविच रेखा गुजर रही है, इसको 0 डिग्री देशांतर, तो ध्यान रखना 0 डिग्री देशांतर, या इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा भी कहलाती है, ठीक है। तो और यहाँ से इसको आप जानते ही हैं, ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, अटलांटिक महासागर कहलाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो पहली चीज़ तो आप ध्यान रखें, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। अटलांटिक महासागर, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी हम बात करें, यहाँ से उत्तर से दक्षिण में गुजर रही है, तो ये यूरोप से भी है और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप से भी होकर गुजर रही है। तो यूरोप के कौन कौन से देशों से गुजरती है और अफ्रीका के कौन कौन से देशों से गुजरती है, यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से कौन कौन से देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको पहले पता होगा कि कौन कौन से देशों से गुजरती है, तब तो नहीं वाली स्थिति आएगी, ठीक है। तो पहले तो ध्यान रखें यूरोप के देशों की, तो यूरोप में 3 देशों से होकर गुजर जाएगी। एक तो आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड से होकर गुजर रही है, ठीक है। इंग्लैंड के बाद यहां पर एक और देश पड़ता है, इसको बोलते हैं फ्रांस, फ्रांस से होकर गुजरेगी। और यहां पर एक और देश पड़ता है, इसको बोलते हैं स्पेन। तो ध्यान रखना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन 3 देश तो किसके आ जाते हैं, यूरोप के आ जाते हैं।
यूरोप के 3 देशों से होकर गुजरती है और फिर ये कहाँ पर आ जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में आ जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक देश पड़ता है, इसको बोलते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया, ठीक है। उसके बाद माले से गुजरती है, ठीक है। बुर्किना फासो। उसके बाद एक और देश है, इसको बोलते हैं घाना से गुजरती है। और एक और देश है, इसको हम बोलते हैं टोगो, ठीक है। तो ध्यान रखना, घाना और टोगो, तो ये आपके यूरोप के देश हो गए और ये अफ्रीका के देश हो गए। इन देशों से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है ये हम पढ़ेंगे जब हम महाद्वीप का अध्ययन करेंगे, तो एक एक महाद्वीप को लेकर चलेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की और 0 डिग्री देशांतर रेखा की, ग्रीनविच रेखा की। तो इसको जान लेते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो पहली चीज तो आप जान गए कि ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरी, कौन कौन से देशों से गुजरती हैं, तो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन यूरोप के देश आते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के देश आते हैं, जिसमें अल्जीरिया है, माले है, बुर्किना फासो है, घाना है और टोगो है। और घाना की राजधानी कोई अगर बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि घाना की राजधानी क्या है। तो देखिए, घाना की राजधानी जो है वो कहलाती है एक्रा। एक्रा, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, तो एग्जैक्टली इट इज लोकेटेड ऑन द ग्रीनविच लाइन, तो उसको हम बोलते हैं एक्रा। तो ध्यान रखना, घाना की राजधानी एक्रा या अकरा, ACCRA, ठीक है, ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहां पर ये याद रखनी पड़ेगी कि घाना के अंदर एक झील पड़ती है, हालांकि अफ्रीका महाद्वीप में हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं बोल्टा झील, ठीक है। तो बोल्टा झील की अगर बात करें तो घाना के अंदर बोल्टा झील भी, ध्यान रखना, ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। तो ग्रीनविच रेखा से होकर क्या गुजरती है, बोल्टा झील से होकर गुजरती है ग्रीनविच रेखा भी। तो ये कुछ पॉइंट आप थोड़े से ध्यान रखें, यहां पर क्या क्या स्थिति बनती है। दूसरी, एक बार और प्रश्न आपका सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ग्रीनविच रेखा कौन कौन से जल क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। तो अटलांटिक महासागर तो है ही मेन, लेकिन यहां पर यूरोप के उत्तर में आप देखेंगे उत्तरी सागर है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यहां पर एक और जल क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ भूमध्य सागर है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, इस जगह पर आप देख रहे हैं क्या पड़ता है, अटलांटिक महासागर पड़ता है। तो कुछ जल क्षेत्रों से होकर भी ये गुजरती है, उसकी भी हम बात करें तो यहाँ पर तो मैप आपका भर गया है, एक और मैप ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लें, हालांकि मैं इसको दूसरे पार्ट के लिए यहाँ से गुजरती है, ये इस तरह से गुजर रही है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में 0 डिग्री देशांतर। तो पहली चीज तो ध्यान रखना, ये कहां से गुजर रही है, यहां से गुजरती है, और इसको हम बोलते हैं क्या, उत्तरी सागर से गुजरती है। उसके बाद इस जगह पर आप देखेंगे यहां पर क्या है, यहां पर एक और जल क्षेत्र है या जल संधि है, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल,
इंग्लिश चैनल से गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए इस जगह पर, तो यहाँ पर एक और सागर पड़ता है जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर, और यहाँ पर क्या है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तो ये ध्यान रखें, 0 डिग्री देशांतर रेखा कुछ जल क्षेत्रों से गुजरती है। स्थल भाग में तो हमने देशों के नाम जान लिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये कुछ वाटर बॉडीज है, यहाँ से भी गुजरती है। उत्तरी सागर है, इंग्लिश चैनल है, भूमध्य सागर है, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। अब इसके विपरीत 1884 में एक और लाइन निर्धारित की गई जो इसको ठीक विपरीत दिशा में गुजरती है। और कल ही मैंने बताया था कि 180 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते ही मैंने बताया था दिन और रात बदल जाते हैं, एक दिन घट या बढ़ जाता है। उसकी भी अभी हम बात करेंगे कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। इसको गुजारा गया है महासागर से, क्योंकि अगर हम इसको स्थल भाग से गुजार देते तो उस स्थल भाग के एक साइड में एक दिन ज़्यादा होता और एक साइड में एक दिन कम हो जाता। इसीलिए इसको गुजारा गया है कहाँ से, जल क्षेत्र से गुजारा गया है। और वो आपकी आती है यहाँ पर इस तरह से, इसको मोड़ा गया है कि यहाँ पर समय को बचाया जा सके। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर ध्यान रखना, द्वीपों को बचाए रखने के लिए इसको टेढ़ा मेढ़ा रखा गया है। इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। और 180 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा क्यों किया गया है, सिंपल सा है। अगर ये पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा क्यों रखा गया है, जिगजग क्यों रखा गया है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस रेखा के दूसरी तरफ एक दिन एक्स्ट्रा होगा, दूसरी तरफ एक दिन कम होगा, एक दिन ज़्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए एक ही देश होता और एक ही देश के बीच में तो गुजर रही होती, तो जाहिर सी बात है उधर एक दिन ज़्यादा हो जाता, एक दिन कम हो जाता, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता, दिक्कत आती। तो इस वजह से इसको टेढ़ा मेढ़ा रखा गया है। इसके पीछे ये रीज़न है, ये कारण है कि इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, जिससे कि देशों को इस समस्या से बचाया जा सके। ठीक है, ये मेन कारण है इसको जानने के लिए। तो सिंपल सी बात है, ये पहली चीज़ तो आपसे पूछा जाता है कि ये किस महासागर में पाई जाती है। तो ये कौन सा महासागर है बच्चों, इस महासागर की आपको पता होना चाहिए क्या है। इस महासागर को हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और एक और प्रश्न आपका पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में कौन सी जल संधि से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर एक जल संधि बनती है, इधर अलास्का है और इसके इधर की तरफ क्या पड़ता है, इधर की तरफ आप देखेंगे, इधर की तरफ साइबेरियाई रूस है। ठीक है, तो इधर की तरफ क्या है, साइबेरियाई रूस। साइबेरियाई रूस है और इधर की तरफ यूएसए का एक प्रांत है जिसको हम बोलते हैं अलास्का। तो यूएसए का प्रांत दिखाई देता है जो कहलाता है अलास्का। और साइबेरियाई रूस और अलास्का के बीच में एक जल संधि बन रही है। इस जल संधि को क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस जल संधि को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, इस जल संधि को हम बोलते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि।
तो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दो सागरों को जोड़ने का काम भी करती है। इधर की तरफ एक सागर पड़ता है, इस सागर का नाम है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, ठीक है। और इधर की तरफ एक सागर पड़ता है, इसको बोलते हैं चुक्की सागर, चुक्की सागर। तो चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का काम करती है और साइबेरिया और अलास्का को अलग करने का काम करती है। तो ध्यान रखें, अब हम क्या क्या जान गए। हमने जान लिया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही थी, कौन कौन से जल क्षेत्रों से होकर गुजर रही थी, और इसके ठीक विपरीत ये 0 डिग्री है। और अगर हम घूमकर पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना है 180 डिग्री, और ये कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और प्रशांत महासागर में द्वीपों के बीच से गुजारा गया है इसको, जिससे कि अगर द्वीप के ऊपर से गुजरती है तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो लगभग 7 जगहों से इसको मोड़ा गया है, 7 स्थानों पर इसे मोड़ा गया है। तो 7 स्थानों पर इसको मोड़ा गया है, ये ध्यान रखना है। ये बात हमने की किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और ग्रीनविच रेखा के बारे में। उम्मीद है यहाँ से फैक्ट आपके क्लियर होंगे, तो एग्जाम में प्रश्न भी आपका बनेगा। अब देखिए हम जान लेते हैं कि किस तरह से एक दिन घटता है या एक दिन बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन पैदा होता है, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। तो जैसे देखिए ये मान लीजिए अर्थ है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी पर आपको हमने ये जान लिया कि यहाँ पर मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल से हमने एक लाइन खींची इधर, तो इस लाइन को हमने मान लिया क्या 0 डिग्री देशांतर या GMT मान लिया। 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम यहाँ पहुँच गए, तो इसके विपरीत दिशा में एक लाइन जाएगी, इस लाइन को कितने डिग्री पर होगी 180 डिग्री पर होगी, और इसको हमने क्या मान लिया इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया। अब इसके इधर की तरफ क्या है पूर्व है, और इसके इधर की तरफ क्या होगा पश्चिम होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, ग्रीनविच रेखा से अगर कोई पूर्वी देशांतर की ओर जाता है तो समय में क्या होती है बढ़ोतरी होती है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है और 1-1 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर वो गतिमान रहता है, यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो जितना वो पूर्वी देशांतर की तरफ जाएगा उतना ही समय क्या होगा प्लस होता चला जाएगा। भाई जितना पूरब में जाएगा समय क्या होगा प्लस, हम पहले जान चुके हैं, इसको दोबारा बताने की आवश्यकता है नहीं। तो जितना हम पूर्वी देशांतर पर जाएंगे समय कैसा होगा प्लस होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, 15 डिग्री पर 1 घंटा, 30 डिग्री पर 2 घंटे, 45 पर 3, 60 पर 4, 75 पर 5, इस तरह से आगे चलते जाएं और 180 डिग्री तक अगर हम पहुंच जाएं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते समय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते समय में ध्यान रखना प्लस 12 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। और अगर हम GMT से पश्चिमी देशांतर की ओर जाते हैं, 1-1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर गतिमान होते हैं, तो सिंपल सी बात है जितना हम पश्चिम में जाएंगे समय क्या होगा घटेगा, और घटकर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो हम जान गए कि पूरब की तरफ जाते समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाएंगे समय घटेगा। तो यहाँ से अगर हम पूरब की ओर जाते हैं तो प्लस होते होते 180 डिग्री तक +12 हो जाएगा, और इधर जाते हैं तो 180 डिग्री तक -12 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है केवल इस लाइन की, इस लाइन को बात पार करते ही -12 और इसको पार करते ही +12 हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ के देखिए, यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर क्या है +12 है और यहाँ पर -12 है, और इसको पार करते ही अगर हम इधर जाएंगे
तो सीधा 24 घंटे हम कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। और यहां से अगर हम इसको पार करके इधर जाएंगे तो 24 घंटे हम क्या होंगे, आगे चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। जैसे ही हम इधर जाएंगे तो एक दिन आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इधर माइनस में चले जाएंगे तो एक दिन आपका क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्वी देशांतर की ओर जाता है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम में चला जाता है तो उसको कितने दिन का लाभ होगा, या उसको क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए, अगर कोई मान लीजिए इधर की तरफ है संडे, यहाँ पर कौन सा दिन है, संडे है, यहाँ पर रविवार है, ठीक है। और अगर हम इसको पार कर जाते हैं, रविवार से पार करके इधर आ गए तो +12 से -12 मतलब 24 घंटे पीछे चले गए तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, शनिवार मिलेगा। भाई रविवार से पीछे जाएंगे तो सैटरडे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक दिन आप पीछे चले गए, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आपको रविवार से शनिवार में भेज दिया जाए, तो आपको यही दिन यहां पर रविवार द्वारा से मिलेगा। तो इस तरह से उस व्यक्ति को एक दिन का क्या होगा, लाभ हो जाएगा, एक दिन उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, संडे का दिन उसको फिर से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में एक दिन तो घट रहा है लेकिन उस व्यक्ति को एक दिन का क्या होगा, लाभ होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिमी देशांतर से पार करके पूरब में चला जाता है तो यहां पर एक दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शनिवार से आप सीधे कहां चले गए, रविवार में, लेकिन यहां पर उसको क्या होगा, एक दिन की हानि होगी, एक दिन की हानि हो जाएगी, क्योंकि शनिवार से वो कहां पहुंच गया, सीधा रविवार के अंदर ही पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, अगर कोई इधर से इधर जाता है, तो यहां पर क्या होगा, वन डे लॉस। और अगर कोई व्यक्ति इधर से इधर जाता है तो उसको क्या होगा, वन डे गेन होगा, एक दिन का उसको लाभ हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो सिंपल सी बात है, दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं। सिंपल सी बात है, इतना तो आप देखिए जान ही गए हैं कि यहाँ से 0 डिग्री है, जीएमटी है, जीएमटी से मान लीजिए इधर 180 डिग्री ईस्ट है और इधर की तरफ 180 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। यहाँ से जितना जाएंगे प्लस होता चला जाएगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने हो गए, +12, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप कहाँ पहुँच गए, -12 पर पहुँच गए। अब यहाँ पर बात आती है, तो 180 डिग्री से यहाँ +12 है और इधर -12 है, और इस लाइन को पार करते ही आप क्या करेंगे, +12 से -12 में जाएंगे तो 24 घंटे आप पीछे चले गए। तो एक दिन तो आपका घट गया, लेकिन दिन वो आपको क्या मिल रहा है, मिलेगा एक्स्ट्रा। अब रविवार में है, रविवार से शनिवार में चले गए तो यहाँ पर रविवार आपको द्वारा मिलेगा, तो एक दिन का आपको क्या होगा, लाभ हो गया। लेकिन शनिवार से सीधा रविवार में आप पहुँच गए तो एक दिन आपका क्या हो गया, घट गया, क्योंकि दिन आपका चला गया, लेकिन एक दिन इधर की तरफ जाने से क्या होता है, बढ़ जाता है, और इधर जाने पर घट जाता है। इसको सिंपल शब्दों में मैं लिख देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। तो इसी में आप पहला पॉइंट ये लिखिए, यदि कोई व्यक्ति पूर्वी देशांतर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके
पश्चिमी देशांतर में जाता है, पश्चिमी देशांतर में जाता है तो एक दिन घटेगा, अर्थात उसे एक दिन का लाभ होगा। अतः उसे एक दिन का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति पश्चिमी देशांतर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पूर्वी देशांतर में जाता है तो एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ जाएगा, अर्थात उसे एक दिन की हानि होगी, उसे एक दिन की हानि होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा होता है बच्चों को। तो कन्फ्यूजन आपको ना रहे इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया है और आपको समझा भी दिया है। तो इस तरह से ध्यान रखना, समय निकाला जाता है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, पूरब की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आएगा या 15 डिग्री पर कितने घंटे का अंतर आएगा, तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उम्मीद है वो भी आप आसानी से कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि किस प्रकार से अक्षांश और देशांतर को लेकर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे थे पृथ्वी के बारे में ही, तो पृथ्वी से हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, फिर हम और इसके विस्तार में जानकारी लेंगे, पृथ्वी के प्रमुख घटकों की बात करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियों की हम बात करें, मोशंस ऑफ द अर्थ की बात करें, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इससे प्रश्न आपके बनते हैं और बने भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियां, तो देखिए पृथ्वी की गतियों की हम बात करें तो पृथ्वी, ध्यान रखना, 2 तरह की गतियां करती है, 2 प्रकार की गतियां करती है। एक आपकी कहलाती है घूर्णन गति, एक क्या कहलाती है, घूर्णन गति, या इसी को बोलते हैं परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी गति है, इसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। ठीक है, इंग्लिश में देखिए बात करें तो इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं सीधा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन।
ठीक है। अब क्या होता है घूर्णन गति? तो सिंपल सी बात है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। और यहां पर एक शब्द और आ गया अक्ष, तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सिस। तो अक्ष की बात करें तो ये वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम करती है। ठीक है, तो अक्ष का मतलब है वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। ठीक है, और इसी के आपका अर्थ घूमती है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये इसका एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस है। तो इसी एक्सिस पर अर्थ क्या करती है? इस तरह से परिक्रमण करती है, इस तरह से घूमती है अपनी धुरी पर। दूसरा हम बात करें परिक्रमण की। ठीक है, तो परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना। तो ध्यान रखें, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो ये दो तरह की गतियां होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या क्या इनके लाभ हैं और क्या किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कई तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। तो आरएएस मेंस का जो भी पेपर देंगे या जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें, पहला तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर आपसे पूछ लेंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर आपको जरूर याद रखना है। दूसरा आपसे पूछ लेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बिल्कुल मैप बनाकर आप बताना है, या आपसे ग्रीनविच रेखा के बारे में पूछा जाए। तो जितने भी शॉर्ट नोट्स में आपके आते हैं, 2-2 नंबर के जो प्रश्न आपके आते हैं, 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, उनको मैप के थ्रू बताना है। यही भूगोल की विशेषता है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो सब लोग लिखेंगे, लेकिन और लोगों से आपका उत्तर किस प्रकार से बेहतर हो, तभी तो आप उस कैटेगरी में आ पाएंगे, तभी तो आपको सिलेक्शन किया जाएगा। जब और लोगों की तरह ही आप लिखोगे, जो सब लोग लिख रहे हैं, तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जो और लोगों को मिलेंगे, और सब लोगों को तो सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो उसमें से बेहतर हैं। ठीक है, तो अपने आंसर को कैसे दूसरे लोगों से बेहतर बना सकते हैं, डायग्राम के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा, तो वो थोड़ी सी प्रवृत्ति आप अपने अंदर लेकर आइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिए, तभी आपका काम चल पाएगा। ऐसे ढीले पीले तरीके से काम नहीं चल पाएगा। एक प्रवृत्ति ऐसी बना लीजिए कि मैं अपने उत्तर को दूसरे से बेहतर कैसे बना सकता हूँ, या कोई भी मुख्य परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी से भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बेहतर बनाना है। किताबों के अंदर जो उत्तर दे रखा है वो साधारण उत्तर है, किताब सब पढ़ेंगे जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबके हिसाब से ही आप आंसर लिखोगे, सबकी तरह ही आंसर लिखोगे, तो आप उनसे बेहतर कैसे होंगे? क्यों आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट किया जाएगा? फिर तो सभी को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर का हो, आपको अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप ऐसे करें कि आप अपने उत्तर को दूसरों से बेहतर लिख सकें। ठीक है, तो मान लीजिए सामान्य तौर पर आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए, या अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझाइए, तो ऐसे ही मत लिख देना जैसे और लोग लिख रहे हैं। उसको कुछ बेहतर तरीके से लिखने के तरीके आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तरीका
आप मटेरियल तो वही रहेगा सबका, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका क्या होगा वही आपको बेहतर बनाएगा दूसरे लोगों से। तो इसको थोड़ा सा एटीट्यूड को बनाकर रखें, इस प्रवृत्ति को आप अपने अंदर लागू करें। तो पृथ्वी की गतियों की देखिए हम बात कर रहे थे, तो पृथ्वी की गतियों से किस तरह से आगे के जो पार्ट जुड़े हुए हैं उसको हम जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं घूर्णन गति क्या है, ये तो हम जान गए परिभाषा, लेकिन क्या क्या स्थिति बनती है, क्या क्या इससे स्थिति आती है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए घूर्णन गति की हम बात करें, घूर्णन गति या परिभ्रमण, ठीक है। तो घूर्णन गति या परिभ्रमण गति की देखिए बात करें तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है और ये इसका एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, यहाँ पर आर्कटिक वृत्त है और यहाँ पर अंटार्कटिक वृत्त है। इस तरह की स्थिति मान लेते हैं। ये तो हो गई भूमध्य रेखा, यहाँ लिख देता हूँ भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो इस पर यहां पर अगर आपसे देखा जाए तो एक प्रश्न सीधा आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की गति सर्वाधिक किस स्थान पर होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की गति सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, ऑप्शन दे देंगे भूमध्य रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, या अंटार्कटिक वृत्त पर, या ध्रुवों पर। ऐसे आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी की गति जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, कम यहाँ पर होगी, और ध्रुवों पर इसकी गति बिल्कुल कैसी हो जाएगी, ध्रुवों पर 0 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर गति इसकी कितनी होती है, 1670 किलोमीटर पर आवर। तो पृथ्वी भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये भाग सबसे तेजी से घूम रहा है। यहां पर गति कम हो जाएगी, यहां पर कितनी हो जाएगी, 1275 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और ध्रुवों पर ये कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्रुवों पर कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर की गति हो जाएगी, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 1275 किलोमीटर पर आवर की गति, और ध्रुवों पर 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा पर, या ये पूछा जाए कि पृथ्वी का घूर्णन गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक कहाँ पर होगी, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगी। और जैसे जैसे उत्तर की ओर चलते चले जाएंगे इसकी गति कैसी होगी, धीमी होती चली जाती है, और ध्रुवों के ऊपर बिल्कुल भी गति आपको महसूस नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट इतना। अब आप देख रहे हैं कि हम कितनी गति से घूम रहे हैं, हम गति से कितने से घूम रहे हैं, 1670 किलोमीटर, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हम घूम रहे हैं पृथ्वी के साथ साथ में। फिर भी हमको एहसास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ही नहीं घूम रहे, पूरा ब्रह्मांड ही घूम रहा है। जब सारी की सारी चीज़ें घूम रही हैं तो हमको घूमने का इसी वजह से एहसास नहीं होता है। तो ध्यान रखें, ये मेन कारण आपका कहलाता है। अब घूर्णन गति के कारण क्या घटना होती है, घूर्णन गति के कारण आप जानते हैं दिन और रात की घटना होगी। अगर भाई ये एहसास हमको कैसे हुआ, ऐसा नहीं है कि हमने ये तय किया पहले कि पृथ्वी घूर्णन करती है इसी वजह से दिन रात होते हैं। दिन रात की घटना होती है तब हमने पता लगाया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। मौसम परिवर्तन हो रहे हैं तब हमने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है।
ऐसा नहीं है कि सब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है इस वजह से मौसम परिवर्तन हो रहे हैं। मौसम परिवर्तन हो रहे थे, उसके आधार पर हमने अंदाजा लगाया, दिन और रात हो रहे थे, उस आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो एक भाग में आपका पूरा दिन रहता और दूसरे भाग में इसके क्या रहती, रात रहती। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से दिन और रात आपके होते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए पृथ्वी है और इधर से मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से अगर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो ये भाग जो है प्रकाशमान होगा, इधर की तरफ मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये भाग तो आपका प्रकाशमान हो जाएगा, लेकिन इसके दूसरी तरफ क्या होगा, रात हो जाएगी। इधर की तरफ क्या होगी, रात होगी, दिन हो जाएगा, और इधर क्या होगी, रात हो जाएगी। ये स्थिति आपकी बनती है। और दिन और रात हमेशा एक समान क्यों नहीं होते हैं? अगर ये पूछा जाए कि दिन रात एक समान क्यों नहीं होते हैं, तो इसका भी कारण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अर्थ जो है वो एक्सिस ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये किस तरह से है, इस तरह से है, और अर्थ का एक्सिस इस तरह से होगा। तो सिंपल सी बात है, एक तरफ यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा और इसके दूसरी तरफ प्रकाश क्या होगा, इस तरह से रहेगा। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण, ये 23.5 डिग्री झुके होने के कारण दिन और रात आपके क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानना है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। ये इतना क्लियर हो गया। गति जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे गति क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें इसमें आगे। पृथ्वी के अपने अक्ष पर या पहले लिखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखें, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात की घटना होती है। तो दिन और रात की घटना होती है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से। और ध्यान रखना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण दिन रात एक समान नहीं होते हैं। और एक समान कहाँ पर होते हैं, भूमध्य रेखा पर। ध्यान रखना, दिन और रात सदैव 12-12 घंटे के होते हैं। जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं ध्रुव की तरफ, या दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है।
लेकिन भूमध्य रेखा पर झुकाव नगण्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लें, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव नगण्य होता है। ठीक है, इसलिए भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर रहते हैं। ठीक है, तो दिन और रात हमेशा बराबर रहते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? ये भी आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का घूर्णन काल, तो पृथ्वी का घूर्णन काल आप सब जानते ही हैं, लगभग कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इतना समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में। और एक सर्किल और आपका बनता है, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है, और अर्थ के इधर की तरफ सूर्य का प्रकाश है। यहाँ से क्या है? सूर्य का प्रकाश आपका पड़ेगा, तो एक सर्किल यहाँ पर एक लाइन आपकी बनेगी। इस लाइन के इधर की तरफ तो सूर्य का प्रकाश होगा, तो यहाँ पर तो दिन का समय हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा? रात का समय हो जाएगा। इधर दिन है और इधर क्या होगी? रात हो जाएगी। दिन और यहाँ पर रात्रि। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एक सर्किल ऐसा बनेगा जिसके एक तरफ दिन है, मतलब प्रकाशमान है, और दूसरी तरफ अंधकार होगा। तो इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। प्रदीप्ति व्रत। तो प्रदीप्ति व्रत का क्या काम है? दिन और रात को अलग करना। ठीक है, तो प्रदीप्ति व्रत ध्यान रखना क्या कहलाता है? दिन और रात को अलग करने वाला व्रत। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि प्रदीप्ति सर्किल किसे कहते हैं या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहा जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक व्रत बनेगा। इसके एक तरफ दिन होगा, दूसरी तरफ रात होगी। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो आज हमने जाना कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देशांतर रेखा, किस तरह से दिन घटेगा या बढ़ेगा, और फिर हम बात कर रहे थे पृथ्वी की गतियों की। इसी टॉपिक को हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी हम परिक्रमण गति की भी बात करेंगे, और किस प्रकार से परिक्रमण गति से उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, या विषुव जिसको हम बोलते हैं, या उपसौर और अपसौर की भी बात करेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। थैंक यू।